अगर किसी को फॉरेक्स मार्केट में सस्टेन करना है तो ऐसी कोई टेक्निक या कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई मूल मंत्र जो आप देना चाहो, अगर हम कंपेयर करें इक्विटी मार्केट से, तो वो फॉरेक्स मार्केट कैसे बेनिफिशियल है। हेलो दोस्तों, आपके काफ़ी सारे डीएम्स आने के बाद रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लेके आ गए हैं एक और पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है पुलकित गुप्ता, जो कि NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट है, CFA लेवल 3 कैंडिडेट है और इनको अच्छा खासा एक्सपोजर है बिग 4 कंपनीज का। स्टॉक डैडी में एक सीनियर मेंटोर है और इनको 5 से 6 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फॉर ट्रेडिंग। तो आइए इनसे बात करते हैं और आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो हेलो पुलकित सर, कैसे हो आप? आई एम ऑल गुड रोमिल, व्हाट अबाउट यू? मैं बहुत बढ़िया। पुलकित सर, हमें ना काफ़ी DMs आते हैं स्टूडेंट्स के या यूजर्स के, आप ये मानो। उसमें लोग यही पूछते हैं कि हमें फॉरेक्स के बारे में जानना है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस लाइंड अप किए हैं। आप प्लीज़ उसके आंसर दीजिए ताकि लोग भी जान पाए कि वो कैसे शुरू कर सकते हैं फॉरेक्स में, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर किसी बिगिनर को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो वो किस सेगमेंट में स्टार्ट कर सकता है, इक्विटी में या फॉरेक्स में ही? ओके, बेसिकली रोमिल, दोनों के ना अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, एंड दोनों सेगमेंट अपने आप में एक अलग ही लेवल पर चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, पहले मैं आपको इक्विटी का एक बार ओवरव्यू देता हूँ। इक्विटी मार्केट जो होता है ना, बेसिकली वो डिसिप्लिन बिल्डअप करने के लिए होता है। एंड एक बिगिनर को अगर ट्रेडिंग लाइन में आना है तो उसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास में डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेडिंग आप पेशेंस बिल्डअप नहीं कर पाए हो, तो आप किसी भी सेगमेंट में ना रुक ही नहीं पाओगे, राइट? तो उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपका इक्विटी मार्केट है। बट साथ ही साथ में एक ड्रॉबैक क्या आ रहा है यहाँ पे कि एक तो हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ 6.5 आवर्स के लिए ओपन है, राइट? एंड सेकंड पार्ट क्या है कि वहाँ पे गैप्स बहुत है, मतलब चार्ट में ना वो स्मूथनेस नहीं है जो होनी चाहिए एक बिगनर्स के लिए। तो बिगनर सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करता है अपने ट्रेडिंग चार्ट्स को लर्न करने में, वो यही होता है कि कहीं ना उसको स्मूथनिंग नहीं मिलती है, तो उसको डिफिकल्टी फेस होती है चार्ट को रीड करने में। वही उसी पार्ट को कवर अप करने के लिए आता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट है वो क्या है कि चार्ट की स्मूथनिंग बहुत अच्छी है। 24/5 ओपन है मार्केट में, राइट? तो कहीं ना कहीं गैप्स का जो एक इशू आता है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है, राइट? तो इसीलिए फॉरेक्स मार्केट में अगर कोई बिगनर आता है तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको चार्ट की रीडिंग सीखनी है, सबसे बेस्ट पॉइंट है आप फॉरेक्स के पेयर उठाओ, कोई से भी पेयर उठा लीजिए, एंड वहाँ पे अपना जो चार्ट की रीडिंग स्टार्ट करनी है उसको आप फॉरेक्स से स्टार्ट कीजिए। एंड देन उसके बाद में जब आपको लग रहा है कि सर आप उस पार्ट पे आ गए हो, लाइक चार्ट की रीडिंग आप प्रॉपर्ली कर पा रहे हो, एज क्रिएट हो गया आप लोग का मार्केट में, उसके बाद आप चाहो तो इक्विटी से कीजिए, तो फॉरेक्स से कीजिए, कोई इशू नहीं आता फिर मार्केट में, ठीक है? बट लर्निंग पार्ट के लिए, बिगनर के लिए बोलता हूँ, अगर चार्ट की रीडिंग करनी है, गो विद योर फॉरेक्स पेयर, एंड वहाँ पे सिर्फ लर्न पार्टिंग के लिए, लाइक स्टार्ट नहीं करना डायरेक्टली, सिर्फ लर्न करने के लिए। ओके ओके। तो पुलकित सर, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका ना इंटरेस्ट ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है, तो अगर किसी को डायरेक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो वो कैसे कर सकता है? और दूसरा ये है कि अगर हम कंपेयर करें इक्विटी मार्केट से, तो वो फॉरेक्स मार्केट से बेनिफिशियल कैसे है, मतलब फॉरेक्स मार्केट कैसे बेनिफिशियल है? सी रोमिल, इसमें अगर आपको स्टार्ट करना है डायरेक्टली फॉरेक्स से, तो आप लोग को ना पहले वहाँ पे ना कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उनको पहले जानना पड़ता है, ठीक है? एंड इसके बेसिक टर्म्स में ना बेसिक नहीं है एक्चुअली में, देखा जाए तो वो एडवांस ही है, राइट? थोड़ा अगर आप जाओगे तो बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पिप्स, लेवरेजेस, राइट? ये सब टर्म्स होती हैं। एंड सेकेंडली क्या है, इसका जो प्लेटफॉर्म है ना, जो भी आप ब्रोकर यूज करने वाले हो, उसका प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो यू मस्ट नो फर्स्ट कि यहाँ पे जो आप लोगों का गेम हो रहा है, लाइक जो भी आपको यूज करना है, उसका बेसिक नॉलेज क्या है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप चाहे कितना भी प्रो लेवल पे अपना स्किल डेवलप कर लो, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे लॉस ही करने वाले हो, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको पहले कुछ महीने, कुछ मंथ्स जो स्टार्टिंग के होते हैं, वो आप लोग को पहले बेसिक पार्ट में अपना देना पड़ता है, उसके बाद में फिर आप आते हो एडवांस लेवल पे। जैसे कि इसमें अगर मैं कुछ पॉइंटर्स को ऐड ऑन करता हूँ, तो आप लोग को अगर कोई भी आप पेयर उठा रहे हो, लेट्स फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग करने के लिए, राइट? तो उसमें क्या होता है, पहली चीज तो जिस इकोनॉमी का वहाँ पे करेंसी इन्वॉल्व है, उसमें मेजर न्यूज़ेस कौन कौन से आते हैं जो उसी करेंसी को हैम्पर करने वाली है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली चीज, राइट? एंड सेकेंडली क्या है कि वहाँ पे आप लोग को देखना है कि कौन से सेशंस में वो सबसे ज़्यादा एक बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म का बाई सेल कैसे होता है, बिकॉज आपने देखा होगा जो हमारे इंडियन मार्केट्स में जितने भी डीमैट्स हैं, दे आर वेरी इजी टू यूज, राइट? बट जो फॉरेक्स के जितने ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है? तो वहाँ पे इन चीज़ों को समझना एक नेक्स्ट लेवल गेम है। एंड सेकंड एंड लास्ट मोस्ट जो इसमें आता है, वो पॉइंट क्या आता है आपका, कि यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही पेयर को पकड़ो। देयर आर मल्टीपल पेयर्स, राइट? आप लोग को एक पेयर पकड़ना है, उसमें अपनी महारत हासिल करनी है। अगर आपने कुछ महीने सिर्फ एक पेयर में दे दिए, यू विल सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट लेवल इन फ्यू मंथ्स। सो इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है आप लोग को अपने फॉरेक्स पार्ट को। एंड रही बात जो आप लोग के इक्विटी एंड फॉरेक्स मार्केट में कंपैरिजन की है,
तो जो आप लोग का फॉरेक्स मार्केट है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना फर्स्ट क्वेश्चन पे, जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक जो स्मूथनेस है चार्ट की वो आपकी बहुत हेल्प करता है, राइट। सेकंड है कि यहाँ पे बहुत ही कम कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड लेवरेज काफी अच्छा मिल रहा है। तो अगर आपके पास में स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वहाँ पे लेवरेज का यूज करके आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हो। बट अगेन जहाँ पे आप अपने लेवरेज को यूज कर रहे हो, मेक श्योर वहाँ पे आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता है। तो आपको पहले अपना जो रिस्क एपेटाइट है वो बढ़ाना पड़ता है। अगर आपने वो नहीं बढ़ाया, डायरेक्टली आप सिर्फ प्रॉफिट पार्ट को देख रहे हो, डेफिनेटली यू विल बी इन लॉस इन फ्यू मंथ्स, राइट। सो कहीं ना कहीं कंपैरिजन इस वे में आ रहा है कि स्मूथनेस है, पूरे टाइम ओपन है आपका। अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी है तो आप कहीं ना कहीं साइड बाय साइड इवनिंग में या फिर जो आपका कंफर्ट पार्ट है जहां पे आप लोग लगता है कि आप फ्री बैठे हो, वहां पे उस टाइम पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का इशू नहीं आता। मेजर किंग तो यहाँ पे आ रहा है कि टाइमिंग का इशू नहीं है। इक्विटीज मार्केट में क्या टाइमिंग हमारा 9:15 से लेकर 3:30 है, तो एक बाउंडेशन है एंड मोस्टली लोगों का ऑफिस आवर्स ही वही होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इवनिंग में वो फ्री होते हैं, तो इवनिंग मार्केट्स उनके लिए बेस्ट सुटेबल होता है फॉरेक्स के लिए, जहां पे अच्छी खासी वॉलिडिटी भी होती है एंड स्मूथनेस होती है। सो इस तरीके से इक्विटी मार्केट से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट उनको दे रहा होता है। लेकिन सर अगर फॉरेक्स मार्केट इतनी ही वॉलेटाइल है तो बिगिनर कैसे ट्रेड करेगा? वो तो घबरा जाएगा ये सब देख के। ब्रॉमिल यहाँ पे क्या होता है ना, 3 लॉट साइजेस होते हैं बेसिकली मेन। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर बिगिनर को स्टार्ट करना है तो एक मिनी लॉट होता है, एक आपका मीडियोकर लॉट्स होते हैं, एक आपके स्टैंडर्ड लॉट्स होते हैं, राइट। तो मिनी लॉट में आता है आपका 0.01 लॉट, राइट। उसके बाद में आता है आपका मीडियोकर लॉट जिसको हम लोग बोलते हैं 0.1 एंड उसके बाद में सीधा 1 लॉट। तो अगर कोई बिगनर स्टार्ट करना चाहता है, उसको अपना कैपिटल मैनेज करना है, तो लेवरेज का कम से कम यूज करके एंड वहाँ पे सबसे स्मॉल लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। कुछ सेंट्स की परफॉर्मेंस लाइक आप लोग का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जो कि बिगनर ना बहुत ईजिली हैंडल कर सकता है स्टार्टिंग एजेस में। तो उनको डायरेक्टली ना पहले उनको, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे आपको बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए कि लॉट साइज कौन कौन से किस हिसाब से होते हैं, ये सब बेसिक्स में आते हैं आप लोग के। तो वहाँ पे अगर वो कम से कम लॉट से स्टार्ट कर रहा है, 0.01 लॉट इज द माय फर्स्ट प्रेफरेंस अगर कोई बिगनर स्टार्ट करने वाला है। एंड वहाँ पे उसका विदाउट लेवरेज, लाइक अगर लेवरेज यूज भी करना है सो यू कैन गो विद लाइक 1:10 स्टार्टिंग में, इससे ऊपर मत चाहिए। तो इस तरीके से वो अपने उस वोलेटाइल फेज को मैनेज कर सकता है स्टार्टिंग में। तो पुलकित सर, जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ ना प्रॉफिट को ही देखते हैं, उनको चार्ट से या किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों के लिए, या हम ये पूछे जनरली, फॉरेक्स मार्केट या इक्विटी मार्केट, कौन सी मार्केट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? सो रोमिल, विदाउट एनी डाउट फॉरेक्स है, ठीक है। एंड इसके रीजन सिंपल हैं कि आप लोग का मार्केट 24/5 डेज ओपन है, राइट। एंड सेकंड पार्ट ये है कि आप लोग का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, चार्ट की स्मूथनिंग काफ़ी अच्छी है, चार्ट बहुत ही क्लियर होता है वहाँ पे। सो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता बिगनर्स को, या फिर बोलता हूँ अगर कोई एडवांस भी इंटरमीडिएट भी है, किसी को कोई इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता चार्ट्स की उसमें। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे कि आप इक्विटी मार्केट में देखते हो बहुत सारे गैप्स होते हैं मार्केट में, राइट। तो कहीं ना कहीं ना चार्ट का फ्लो ब्रेक हो जाता है और इससे कन्फ्यूजन बहुत एक हायर लेवल पे चला जाता है। बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है, वॉल्यूम्स होते हैं, 24/5 ओपन रहता है मार्केट। इस वजह से ना वहाँ पे चार्ट की स्मूथनिंग काफ़ी अच्छी होती है, चार्ट को ना अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है मार्केट में। बट हाँ, एक प्रॉब्लम ये रहता है कि वॉल्टिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और वो टाइम साथ में आप समझ जाते हो कि उस वॉल्टिलिटी को टैकल कैसे करना है मार्केट में, राइट। सो इसलिए वहाँ पे सबसे बेस्ट जो आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो फॉरेक्स में देखने को मिलते हैं। तो पुलकित सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है तो लोग इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर लेते हैं, और ये ऐसा क्या लूप होल निकाला हुआ है लोगों ने जिस पे गवर्नमेंट मतलब बैन नहीं कर रही है इसको या रेगुलराइज नहीं कर रही? बेसिकली क्या है रोमिल, आप अगर वैसे बात करोगे डेफिनेटली फॉरेक्स जो है वो आप लोग का इलीगल है इंडिया में, ठीक है। एंड एक जो फेमा एक्ट है हमारा, फेमा एक्ट ये बोलता है कि आप लोग किसी भी करेंसी को डायरेक्टली मतलब किसी दूसरे उसमें नहीं भेज सकते, दूसरे कंट्री में आप नहीं भेज सकते हो, या फिर उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, एक्सचेंज नहीं करा सकते हो डायरेक्टली, राइट। सो वहाँ पे क्या है आप लोग का दो एक लूप होल्स हमारे पास में, एक तो P2P है एंड दूसरा है आप लोगों का क्रिप्टो करेंसी। सो होता क्या है बेसिकली, जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स होते हैं आप लोग के, वहाँ से आप लोग का बीच में कोई ना कोई मीडियोकर होता है, और आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, आप किसी के थ्रू कर रहे हो। मतलब आप अपना पैसा उस ब्रोकर को, जो मीडियोकर है उसको भेज रहे हो एंड वो ब्रोकर को भेज रहा है पैसा, तो डायरेक्टली आप लोग का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब ब्रोकर टू ब्रोकर। करेक्ट, काइंड ऑफ। सो उस वजह से क्या हो रहा है, आप लोग का डायरेक्टली ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का वो चीज़ वहाँ पे वो लाइक हो ही नहीं, वो आप लोग ना कहीं कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने डायरेक्टली करेंसी में ट्रेड किया हुआ है। वहाँ पे सीधा क्या हुआ है, आप लोग का एक प्लेटफॉर्म आया, ब्रोकर आया, आपने उसको दिया एंड वहाँ से आप लोग का किसी ब्रोकर के पास गया है प्लेटफॉर्म पे, राइट। इस वजह से मार्केट में वो चीज़ हो पा रही है मार्केट में, मतलब जो आपकी क्रिप्टोज और जो आप लोग के फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो आप लोग की हो पा रही है इस वजह से, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, हाउ टू चूज ए फॉरेक्स ब्रोकर? रॉबिन, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा ना आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं तो उनके पास भी एक लाइसेंस होता है उस पूरे लाइक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का। सो वहाँ पे आपको चेक करना है कि वो रेगुलेटेड है कि नहीं है,
उसके पास में प्रॉपर लाइसेंसिंग है कि नहीं है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आपका आता है कि उसको टाइम कितना हो गया मार्केट में, राइट वो चीज़ आप लोग को पूरी प्रॉपरली चेक करनी पड़ती है। उसके बाद जाके आप अपने ब्रोकर को चूज करते हो मार्केट में कि हाँ ये ब्रोकर है जिसमें इसकी तीनों चीज़ें, तीन या जो भी आप लोग के पॉइंटर्स हैं वो भी कवर अप हो रहे हैं। अगर वो रेगुलेटेड है प्लस उनका मार्केट में लेट्स फॉर एग्जांपल 10 to 12 ईयर्स या 50 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में, तो वो रिलायबल भी आप बोल सकते हो कि हाँ वो रिलायबल कैटेगरी में आ रहे हैं अब। एंड उसके बाद में है कि आप लोग का लाइसेंस, जब भी आप किसी भी ब्रोकर को सर्च करते हो उनका लाइसेंस नंबर आता है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सनेस का एग्जांपल लेता हूँ। एक्सनेस रेगुलेटेड है एफएससी से, एंड उसका आप देखोगे तो उसका प्रॉपरली उसकी लाइसेंसिंग भी है एंड उनका लाइसेंसिंग नंबर भी आप लोग को गूगल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, वो जैसे कि प्लेटफॉर्म पे रेगुलेशंस भी है, रेगुलेट भी है, आप लोग का लाइसेंस भी है, प्लस आप लोग का 2008 से प्लेटफॉर्म है, राइट। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हो क्या रहा है, वो चीज़ आप लोग एक फेवर में आ रही है कि हाँ ये एक रिलायबल ब्रोकर है मार्केट में। वैसे ही जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आई एम नॉट लाइक मैं उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि एक्सेस ही आपको यूज करना है। आपकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए यहाँ पे कि ये तीनों चीज़ें, चारों जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो आप लोग प्रॉपरली रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपने ब्रोकर को चूज कीजिए। बट मेक श्योर लाइसेंस होना बहुत जरूरी है ब्रोकर का। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग को मार्केट में। तो व्यूअर्स, आपका मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन, अगर किसी को फॉरेक्स मार्केट में सस्टेन करना है तो ऐसी कोई टेक्निक या कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई मूल मंत्र जो आप देना चाहो। सी व्यूअर्स, ये आपके लिए था, राइट, आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, और टेक्निकल टर्म्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है आप लोग का कि मार्केट में आप लोग को लिक्विडिटी स्वीपिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करने जाएंगे इस मार्केट में फॉरेक्स में, तो आप बहुत जल्दी आउट होने वाले हो, राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग को लिक्विडिटी स्वीपिंग्स एंड स्टॉप लॉस हंटिंग का बहुत अच्छा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेजर ट्रेंड मार्किंग। अगर आपके पास में तीन चीज़ें हैं देन यू कैन सस्टेन द फॉरेक्स मार्केट। ऑब्वियसली इसके बाद में जो आपका डिसिप्लिन हैं, आप लोग के जो पेशेंस होते हैं, वो आपकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। बट टेक्निकल टर्म्स की बात करें, जो मैंने आपको बोला, लिक्विडिटी स्वीपिंग्स एंड आप लोग का स्टॉप लॉस हंटिंग, ये आप लोग के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आप लोग को फॉरेक्स मार्केट में सस्टेन करा सकते हैं। तो सर एक और सवाल, आप इतने टाइम से फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी, तो ओवर द टाइम आपने वो मिस्टेक्स सीखी, तो क्या आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि वो ये मिस्टेक्स ना करें और वो प्रॉफिटेबल बने। ओके, सो मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी स्टार्टिंग में रियल मनी का यूज़ करना। अच्छा। ओके, विदाउट एनी नॉलेज अगर आप अपना स्टार्टिंग में रियल मनी यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली सबसे बड़ी मिस्टेक है फॉरेक्स मार्केट में। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, राइट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आप लोग को वर्चुअल मनी मिलता है, राइट। एंड जैसे कि मैं बोलता हूँ एक्सनेस है, ऑक्टाएफ है, सब में मिलता है। आप सबसे पहले उन अकाउंट्स में जो वर्चुअल मनी था उनको उड़ाइए एंड उससे पेयर्स की अंडरस्टैंडिंग को जानिए कि पेयर्स कैसे रन कर रहे हैं, क्या न्यूज़ पे रन कर रहे हैं, किस वजह से, कब, कौन से टाइम पे कितनी वॉल्टिलिटी मार्केट में हो रही है। तो वो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे वर्चुअल मनी से आप सीख सकते हो चीज़ें, राइट। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा आप वर्चुअल मनी का यूज़ कर लोगे स्टार्टिंग के 2 या 3 महीनों में, सबसे बेस्ट रहेगा वहाँ पे। रियल मनी का डायरेक्टली यूज़ करना, इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक इन द फॉरेक्स मार्केट। तो मेक श्योर वो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है आप लोग को मार्केट में। ओके। तो जैसे आपने बोला कि न्यूज़, तो इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल कुछ होता है? बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग को वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाना है तो डेफिनेटली आप लेट्स फॉर एग्जांपल आप किसी पेयर को उठाते हो मार्केट में। सो अगर कोई पेयर, सिर्फ एग्जांपल लेते हैं यूरो यूएसडी का, तो यहाँ पे दो इकोनॉमी इन्वॉल्व हो रही है, यूरो एंड यूरोप की एंड एक यूएस मार्केट की। तो आप लोग को दोनों इकोनॉमिक्स के कोरिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड चीज़, इन दोनों रिलेशंस, दोनों जो इकोनॉमी है उसमें अगर लेट्स फॉर एग्जांपल होता हूँ कि यूएस के अंदर में कोई डेटा रिलीज हुआ है, डेफिनेटली वो पूरा पेयर इंपैक्ट होगा, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ पे यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है और कौन सी न्यूज़ पे यूएसडी आप लोग का वीकेंस हो रहा है, जिसके वजह से आप ये जान पाओगे कि हाँ उस पूरे पेयर में कैसे फ्लक्शन होगा, वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल बोलता हूँ कि आप लोग का पेरोल का डेटा आता है फॉरेक्स में, आप लोग के यूएसडी में। तो अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए पेरोल का डेटा बहुत अच्छा आता है तो यूएसडी स्ट्रांग होगा, और अगर आप लोग का पेयर यूरो यूएसडी है तो उसका मतलब ये है कि अगर यूएसडी स्ट्रांग हुआ है, डेफिनेटली वो पेयर क्या होगा उस टाइम पे, वीकेंस होगा, वो पूरा पेयर नीचे आ जाएगा आप लोग का। सो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे जानना पड़ता है कि जियोग्राफिकली आप लोग को यहाँ पे किस तरीके से पूरा प्रॉपर्ली इसको लाइक अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा इस पूरी इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जाननी बहुत जरूरी होती है यहाँ पे। जैसे हम इक्विटी मार्केट में कभी बात करते हैं कि स्पेक्यूलेशन हो रही है, फॉरेक्स में होता है? बेसिकली स्पेकुलेशन में बोलता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशन ये दो वर्ड्स हैं। ओके। बहुत लोग कंफ्यूज है इस दोनों वर्ड्स में। स्पेकुलेशन होता है जो आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, नॉर्मल रिटेलर भी कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी कर रहा है, सब पूरा स्पेकुलेशन ही है। बाइंग सेलिंग करना ही स्पेकुलेशन है। एक होता है मैनिपुलेशन, राइट। मैनिपुलेशन होता है जो कि इक्विटीज में भी होता है, फॉरेक्स में भी होता है।
बट फॉरेक्स में अगर आप किसी एक पेयर पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो तो आप समझ जाते हो गेम कैसे हो रहा है, राइट? क्योंकि और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इक्विटी में, तो इक्विटी में ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कुछ लोगों के हाथ में गेम होता है इक्विटीज में। फॉरेक्स में वर्ल्ड वाइड लेवल पे गेम हो रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में गेम नहीं है, फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हाथ में गेम नहीं है। उसमें अगर आप मैनिपुलेशन करने जाओगे डेफिनेटली आपके कपड़े फट जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इतना ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता, वहां पे गेम होता है लिक्विडिटी स्वीपिंग का। अगर मैं बोलूँ मैनिपुलेशन की कोई एक पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो डेफिनेटली वो इक्विटी मार्केट में थोड़ा ज्यादा होता है, तो वहां पे उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आप उसको पकड़ लेते हो अगर आप प्रॉपर्ली उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके बैठे हो और मार्केट में उसी पेयर पे सिर्फ काम कर रहे हो। आपको समझ में आ जाता है उसकी स्मूथनेस क्या है, उसका पूरा गेम क्या है, उसका फ्लो क्या है मार्केट में। बट यू हैव टू लुक ओनली सिंगल पेयर। अगर आप डिफरेंट पेयर्स पे जाओगे डेफिनेटली वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई हो जाएगी और फिर प्रॉपर्ली आप लोग को रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे आते हैं। अगर हम बोलते हैं कि आपने जैसे बोला यूएस की इकोनॉमी एक बिग फैक्टर है, मैंने इवन व्यूअर्स ने जेरोम पॉवेल का नाम सुना होगा, राइट? उनका इन्फ्लुएंस कैसा रहता है मार्केट में? उनकी कोई स्टेटमेंट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ही हिला देती है। सी बेसिकली ये स्टेटमेंट जो आप अभी कह रहे हो कि हाँ, हमने कई बार ना वीडियोस में देखा हुआ है हाँ, कि वो आते हैं और चार्ट ऊपर या नीचे ऐसे होता है। राइट। उसमें होता है क्या, बेसिकली वो न्यूज़ होती है आप लोग की इंटरेस्ट रेट की, राइट? तो जब भी पॉवेल आते हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट के ऊपर में उनका ज़्यादा मेन इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे। जब वो स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं ना, उससे यूएसडी की जो करेंसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उन्होंने बोला लेट्स फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो है आप लोगों का अगर वो कम हो गया तो वहाँ पे होगा क्या, जो यूएसडी होगा ना वो वीकेंड होगा। जैसे अभी पीछे 50 बेसिस पॉइंट्स कम करेक्ट। तो उससे क्या हुआ, उसमें एक जो इम्पैक्ट है वो कैसे आया कि आप लोग का जो यूएसडी था वो वीकेंड हो गया। क्यों? बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट घटाई जाते हैं ना मार्केट में तो उस करेंसी का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो करेंसी वीकेंड पड़ जाती है मार्केट में। अब आप पेयर की बात करोगे तो उसका इम्पैक्ट पेयर पे कैसे पड़ रहा है? अगर फॉर एग्जांपल पेयर है यूरो यूएसडी का, अगर यूरो नीचे है और यूएसडी ऊपर है मारा है, अगर आप पेयर देखो तो उसका नाम होता है यूरो, देन उसके नीचे यूएसडी होता है। तो यूएसडी वीकेंड हो गया, तो पूरा जो पेयर होगा वो क्या होगा, शूट अप हो जाएगा एकदम से। ओके। जब लास्ट आप रिजल्ट्स एक बार चेक कीजिएगा, जब लास्ट पॉवेल ने 50 बेसिस पॉइंट का कट लगाया सारे पेयर्स ऊपर चले गए मार्केट में। इवन तो गोल्ड भी गया ऊपर। गोल्ड के ऊपर क्या, बिकॉज XAU यूएसडी होता है, यूएसडी क्या नीचे की तरफ में। तो आपको समझना है कि यूएसडी अगर वीकेंड हो गया तो पूरा जो पेयर होगा वो स्ट्रेंथ हो जाएगा मार्केट में और मार्केट पूरा शूटअप हो जाएगा ऊपर की तरफ में, राइट? तो उनके स्टेटमेंट से जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ यूएसडी में पड़ रहा है, लेकिन पूरा पेयर जो हो रहा है ना वो पेयर इंपैक्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज वो पूरा पेयर की ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में। इस वजह से वो पूरा उनकी स्टेटमेंट पे इंपैक्ट पड़ जाता है मार्केट से। और मेजर जो आता है, जो न्यूज आती है वो आप लोग की इंटरेस्ट रेट्स की आती है, ठीक है? और बाकी वैसे कोई न्यूज़ नहीं होती, मेजर इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ होती है आप लोग की। तो थैंक यू सो मच पुलकित सर, आपने बहुत हेल्प की हमारी। हमने जो क्वेश्चंस लाइंड अप किए थे उसमें हमें भी आंसर मिला, हमारे ऑडियंस को भी आंसर मिला। तो हम आपके साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे अगले पॉडकास्ट में और कुछ नए क्वेश्चंस लाएंगे ताकि हमारी ऑडियंस को और नॉलेज और अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। डेफिनेटली रोमिल, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपके क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर करने में, जो आपके व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट एंड डेफिनेटली इट्स एन वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनको जरूर रेस करेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और लाइक करना इस वीडियो को और शेयर जरूर करना अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में।